गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग ऑसिलेशंस की काफी इंपॉर्टेंट क्लास आज करने जा रहे हैं। यहाँ सारा कुछ मैथमेटिकल पोर्शन होगा और इस मैथमेटिकल पोर्शन में भी डिफरेंशियल फॉर्म की बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट हम लोगों को यहाँ डिस्कस करना होगा, सीखना होगा। डियर स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर ये फर्स्ट क्लास आप लोगों की जो डिफरेंशिएशन की है ये क्लियर नहीं होती तो ये आपको बहुत दिनों तक परेशान करेगी, 11th में भी परेशान करेगी, 12th में भी परेशान करेगी। इसलिए बिना अंडरस्टैंडिंग के बिल्कुल आगे मत बढ़ना, ये मेरा सजेशन है क्लास के जस्ट पहले। देखते हैं डियर स्टूडेंट्स क्या है डिफरेंशियल इक्वेशंस फॉर एसएचएम में। मैंने अभी किसी भी ऑसिलेटरी मोशन के लिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कॉन्सेप्ट पढ़ा था लास्ट क्लास में, F इक्वल्स टू माइनस के एक्स, वेयर K इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट, या मैं इसको कह सकता हूं रीस्टोरिंग कांस्टेंट। X डिस्प्लेसमेंट है अगर मेरा मोशन X एक्सिस पे हो रहा है तब। Y एक्सिस पे होता तो सेम फॉर्मूला मेरा F इक्वल्स टू माइनस के वाई हो सकता था या माइनस के जेड हो सकता था। ये कॉन्सेप्ट था डियर स्टूडेंट्स। दूसरी तरफ न्यूटन का जो कॉन्सेप्ट हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं, दैट इज F इक्वल्स टू एम ए। एम यहाँ मास है, ए एक्सेलरेशन है, मैं इसको लिख सकता हूं एम डी वी ओवर डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। या कोई स्टूडेंट इसको और भी एलोबरेट कर सकता है, दैट इज एम डी ओवर डी टी, साथ में वेलोसिटी की वैल्यू डाल देगा, दैट इज डी एक्स ओवर डी टी। अब चूंकि डिस्प्लेसमेंट मैंने यहाँ एक्स एक्सिस पे दिखा रखा है इसलिए मैंने भी यहाँ पे एक्स लिया है। तो इस तरह से अगर मैं देखता हूं डियर स्टूडेंट्स तो फोर्स मेरे को एम ए वाला जो था वो मिल जाता है एम इंटू डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर। तो देखिए ये स्टेप बड़ा मजेदार सा है, बड़ा आसान सा है, लेकिन कई बार बच्चे जो है ना रोड मेमोरी में डालने की कोशिश करते हैं तो परेशान हो जाते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, ये एक तरीके से मेरा इनर्शियल फोर्स है, ये दूसरा मेरा स्प्रिंग फोर्स है। अगर मैं एक ही एस्पेक्ट में, एक ही सिनेरियो में इन दोनों को लेता हूं तो आई मे कंपेयर देम, मैं उनको क्या कर सकता हूं, कंपेयर कर सकता हूं। तो देखिए कंपेयर करने पे मेरे को बड़ा मजेदार सा एस्पेक्ट मिलता है। क्या एस्पेक्ट मिलता है देखते हैं जरा। एक इक्वेशन फॉर्म होकर के मिल जाती है मेरे को जिसको मैं डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से जानता हूं। तो देखें डियर स्टूडेंट्स क्या है ये, एम डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का के एक्स। मैं और थोड़ा इसको एलोबरेट कर दो डियर स्टूडेंट्स। मान लीजिए मैं सिंपल पेंडुलम का केस लेता हूं, तो सिंपल पेंडुलम में ये मेरे पास मान लीजिए है और एक्स एक्सिस पे ये डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए एक्स है और इस पेंडुलम का मास एम है। तो वेरिएबल डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। ये मेरे पास एम आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट मेरे पास एक्स आ गया। जो रीस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज टुवर्ड सेंटर की तरफ लगता है उसके लिए जो रीस्टोरिंग कांस्टेंट है इसको मैंने यहाँ पे k लिखा हुआ है। चूंकि ऑलवेज ये टुवर्ड सेंटर है इसलिए हम माइनस का साइन इसको देते हैं। इवन दैट अगर मान लीजिए मेरे पास कोई ये स्प्रिंग है तो मैं इस स्प्रिंग में भी सेम कॉन्सेप्ट लगा सकता हूं। मान लीजिए बॉडी का मास ये है और ये ऐसे टू एंड फ्रो मोशन कर रही है एक्स एक्सिस पे, तो इसके मास को मैं m कंसीडर कर रहा हूं, ये जो मेरे को यहाँ पे मिल रहा है, और इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, रीस्टोरिंग कांस्टेंट है, उसको मैं k कंसीडर कर रहा हूं। इस तरीके से मैंने F इक्वल्स टू एम ए को माइनस के एक्स के बराबर प्लेस किया। डिस्टेंस यहां से मैं इसको थोड़ा और ठीक से लिख सकता हूं डबल डेरिवेटिव और सिंगल डेरिवेटिव के टर्म्स में। तो डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का के बाई एम इंटू एक्स। सिंपल सा इस मास को मैं इधर ले गया हूं। अब इसको मैंने और थोड़ा सा रीअरेंज किया, तो रीअरेंज करने पे मेरे को मिल जाता है क्या, k बाई एम इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए k बाई एम इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ये कहां से आया, इसके लिए अभी आप बॉदर मत होइए, हो सकता है आज की क्लास में ये हम लोग यहाँ पे प्रूफ करके दिखा देंगे। अभी आपने सिंपली इसमें वैल्यू प्लेस करनी है k बाई एम इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर की। ये मेरे पास कॉन्सेप्ट मिल गया। अब मैं इसको वेरिएबल सेपरेशन करता हूं, एक ही तरफ ले आता हूं, तो दैट इज डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू जीरो। मेरा पर्पस क्या था, मेरे को x की डबल डेरिवेटिव की इक्वेशन मिल गई। यहां पे देखिए d2x है और यहां पे सिर्फ x है, समझ गए होंगे। ये डबल डेरिवेटिव इक्वेशन कहलाती है डिफरेंशिएशन की। अब इसके सॉल्यूशंस की बात करते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए हम लोग और मजेदार सा केस देखेंगे। इक्वेशन आपको ये मिल गई, इसी को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम के नाम से जानते हैं। अब इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस कैसे हम निकाल सकते हैं ये बात अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स,
इसे जरा हम लोग कंसीडर करते हैं। देखिए अगेन मैं वही सिंपल पेंडुलम वाला केस ले लेता हूं यहां पे। इसके मोशन को अगर ये एक्सट्रीम से शुरू होता है, ओरिजिन से शुरू ना होकर के एक्सट्रीम से शुरू होता है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं x इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट। अब इसको भी जरा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहां से एक्सट्रीम पोजीशन तक जो भी डिस्प्लेसमेंट है उसे मैं कहता हूं एम्पलीट्यूड, और जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है इस इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को कहता हूं x। एक्सट्रीम एंड से शुरू होता है मोशन इसलिए cos। ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, दैट इज 2 पाई ओवर t, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं आप लोग इसको। फाई नॉट इनिशियल फेज है, इसकी वैल्यू नॉर्मल केसेस में 0 हम लोग कंसीडर करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है हम एग्जैक्टली एक्सट्रीम से न लेकर के, मान लीजिए एक्सट्रीम से थोड़ा पहले से लेते हैं, तो ये जो यहां पे बनने वाला एंगल होता है वो हमारा फाई नॉट होता है। इसको अभी और आगे जाके एलोबरेट करेंगे। तो ये जनरल इक्वेशन मैंने ले ली, x इक्वल्स टू a cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रेस्पेक्ट टू t, बिकॉज ऑफ यहां पे t है, यानी कि ये जो मेरा वेरिएबल है वो टाइम का वेरिएबल है, तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूं। करते हैं, देखिए क्या है, जो cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट है इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t मेरे को मिलेगा माइनस का साइन ओमेगा t प्लस फाई नॉट। ये फॉर्मूला है, इसमें मुझे कुछ भी अलग से नहीं देखना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, मैं इसको यूज कर सकता हूं। दूसरी तरफ डियर स्टूडेंट्स, ये जो ओमेगा टी है, इस ओमेगा टी का मैं फर्दर डिफरेंशिएशन करूंगा विद रेस्पेक्ट टू टी, तो क्या आएगा, ओमेगा आएगा, तो ये ओमेगा मैंने यहां पे आगे लिख दिया। इस तरह से मेरे पास जो dx ओवर dt है वो मिल जाता है माइनस ओमेगा a साइन ओमेगा t प्लस फाई नॉट। अब चूंकि मेरी इक्वेशन में डबल डिफरेंशिएशन की जरूरत मुझे थी, तो फर्दर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो देखिए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इसका डिफरेंशिएशन होगा प्लस का कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, ये रहा। फिर समझिए डियर स्टूडेंट्स, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन और साइन का डिफरेंशिएशन प्लस कॉस। तो मैंने फर्दर इसको डिफरेंशिएट किया है, तो ये आ गया cos ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ए कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। एक ओमेगा यहां पहले से था, लेकिन अब इसमें इस ओमेगा टी को मैं फर्दर डिफरेंशिएट करूंगा तो एक ओमेगा मेरा और आएगा, एक ओमेगा और आएगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब जरा इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा रीअरेंज करना चाहता हूं, तो देखिए ओमेगा स्क्वायर को और माइनस को तो कर दीजिए अलग, बाकी सारा का सारा आपका एज इट इज बराबर है किसके, x के। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस का ओमेगा स्क्वायर x। देखना बड़ा मजेदार सा केस डियर स्टूडेंट्स। आप इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं तो d2x ओवर dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल्स टू 0। तो मैं जहां से गया था, जिस इक्वेशन से गया था उस इक्वेशन पे वापस पहुंच गया। तो मैंने यहां से निश्चित रूप से ये प्रूव करने की कोशिश की कि ये इक्वेशन जो हमने सॉल्यूशन अभी पीछे निकाला था थ्योरेटिकली उसके एग्जैक्टली सेम है। तो ये कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स। यहां वेरिएबल डेफिनेशन हम लोगों ने कर रखी है। जो फेज है वो ओमेगा टी प्लस फाई नॉट है, और जिसमें इनिशियल फेज है वो फाई नॉट है। अब ये इनिशियल फेज क्या होता है, आई एक्सप्लेन इट, अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। इसको हम लोग एपोच के नाम से भी जानते हैं। टाइम पीरियड की बात अगर हम लोग करते हैं तो टाइम पीरियड एक कंप्लीट ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होता है, लेकिन यहां अगर मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए टाइम पीरियड की बात करता हूं तो देखिए निकालने की कोशिश करता हूं, जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने छोड़ा था उसी का सॉल्यूशन। टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम समझते हैं। नॉर्मली जो हमारी इक्वेशन थी x इक्वल्स टू, ये थी a cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट, याद आ गया। अब मैं टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या करता हूं, इस ओमेगा t को थोड़ा सा रिप्लेस करता हूं, इवन ओमेगा t को नहीं, सिर्फ t को रिप्लेस करता हूं। t को रिप्लेस करता हूं मैं t प्लस 2 पाई ओवर ओमेगा से। ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी क्लियर हो जाएगा। टाइम पीरियड निकालने का या इस फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन की फॉर्म में मेरे को समझने का जरूरत है, इसलिए मैं इसको t प्लस 2 पाई ओवर ओमेगा से चेंज कर रहा हूं। या मैं इसको नॉर्मल कंडीशन में ऐसे भी कह सकता हूं डियर स्टूडेंट्स, 2 पाई ओवर 2 पाई अपॉन कैपिटल T, तो ये हो गया। तो मैंने अपनी तरफ से कोई भी टाइम पीरियड लिया और स्मॉल t की जगह पे कैपिटल T ये प्लेस मैंने कर दिया, t प्लस कैपिटल T प्लेस कर दिया। अब अगर इस t की वैल्यू मैं निकाल देता हूं तो निश्चित रूप से मेरे को टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पता लग जाएगा, क्योंकि जितने भी हार्मोनिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है, वो सारे के सारे एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद में अपने आप को रिपीट करते हैं। तो वो जो रेगुलर टाइम इंटरवल है उसी को तो हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। तो हमने सिंपली यहां पे अपनी तरफ से t ऐड कर लिया।
या इसको 2 पाई ओवर ओमेगा के टर्म्स में हम लोगों ने लिखा। अब जरा इक्वेशन की स्थिति देखते हैं। तो x इक्वल टू a cos थीटा कांस्टेंट, ओमेगा स्मॉल t की जगह पे हम लोगों ने रिप्लेस किया था इसको प्लस ओमेगा टी। अब इसको आगे मैं अगर और चेंज करता हूं तो ये यही वाला स्टेप है। तो a cos ओमेगा टी प्लस 2 पाई प्लस 5। अब ओमेगा टी प्लस 2 पाई ये अगेन मेरा cos ओमेगा टी होगा, क्योंकि मैं जानता हूं यहां पे cos थीटा प्लस 2 पाई दैट्स इक्वल्स टू cos थीटा। यही आइडेंटिटी मैंने यहां पे यूज किया है। अब देखो कुछ बच्चों को थोड़ा सा ही अजीब लग रहा होगा, इसलिए अजीब लग रहा होगा कि उन्होंने हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ रखी, उन्होंने डिफरेंशिएशन हमने जो फर्स्ट यूनिट में कराया था या व्हाटएवर सो बीच में कई सारी जगह पे हम लोगों ने डिफरेंशिएशन कराया, वो चीजें क्लियर नहीं है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। तो बच्चों उस प्रॉब्लम को अभी ओवरकम कर लेना, क्योंकि अगर आपने अभी ओवरकम नहीं किया तो वेव्स में फंस जाओगे। वेव्स के बाद में जैसा मैंने बताया था बिगिनिंग में इस यूनिट के, फिर आप लोग जो है 12th में जाकर के करंट इलेक्ट्रिसिटी में फंसोगे, मैग्नेटिज्म में फंसोगे, फिर उसके बाद ऑल्टरनेटिंग करंट में फंसोगे, फिर वेव्स में फंसोगे, यानी फंसते ही चले जाओगे। कहने का मतलब ये है कि जब तक मैथमेटिक्स के एलिमेंट्री आइडियाज जिसमें हमारा डिफरेंशिएशन है, जिसमें हम लोगों का बोर्ड मास है, जब तक क्लियर नहीं होंगे या टिग्नोमेट्रिकल छोटे छोटे रेशियोज हैं, जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक वो प्रॉब्लम ही करेगा। अगेन इसको देख लीजिए। तो मैंने यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज किया, cos थीटा प्लस 2 पाई इक्वल्स टू cos थीटा होता है। इस तरह से a cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट हो गया, जो कि मेरा इनिशियल इक्वेशन के आइडेंटिकल है। तो मैं कह सकता हूं कि ये कैपिटल T जो है मेरा एक कंप्लीट टाइम पीरियड के बराबर है। अब इस कैपिटल टाइम T की वैल्यू को मैं यहां से कंप्यूट करता हूं, जो हमने ऊपर छोड़ा था। It implies that the motion repeats after time interval 2 pi over omega. Hence 2 pi over omega is a time period of this SHM. Simple. अब यहां से t क्या होता है, 2 pi over omega होता है। वैल्यू डाल दो भैया, जैसे ही वैल्यू डालोगे 2 pi over स्क्वायर रूट स्मॉल k over m, क्योंकि ये हम लोग यहां ऊपर से डिस्कस करके आए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ओमेगा इक्वल्स टू मेरे को स्क्वायर रूट k बाई m यहां मिलता है, और मैं इसको यूज करके t इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट m बाई k निकाल सकता हूं। इसको मैं और थोड़ा एलोबरेट करता हूं। तो हियर एग्जैक्टली m इज अ इनर्शिया फैक्टर एंड k इज अ स्प्रिंग फैक्टर। डियर स्टूडेंट्स ये स्प्रिंग फैक्टर और इनर्शिया फैक्टर क्या हैं, इनको जरा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। कोई भी ऑसिलेशन हो, जब तक उस ऑसिलेशन में दो फोर्स काम नहीं करेंगे तब तक वो ऑसिलेशन कंप्लीट हो ही नहीं सकता। मैं एग्जांपल आपको एक बताता हूं, एक एग्जांपल की फॉर्म में समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए ये मेरे पास में कोई सिंपल पेंडुलम है, ये सिंपल पेंडुलम मैंने यहां पे हैंग किया, इसका अपना कुछ मास है, मैंने इसको फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से ये यहां पर आ गया। डियर स्टूडेंट्स नो डाउट इसका हाइट लेवल कुछ बढ़ जाएगा, हाइट लेवल बढ़ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी बढ़ जाएगी। इस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ये वापस यहां आने की कोशिश करेगा। इसको मैं कहता हूं स्प्रिंग फैक्टर। स्प्रिंग फैक्टर जब ये यहां आ गया तो आपके अकॉर्डिंग यहां तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गई, तो इसको आगे नहीं जाना चाहिए था, लेकिन ये फिर भी आगे जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि जब ये पेंडुलम यहां पहुंच चुका होता है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती है, इनर्शिया ऑफ वेलोसिटी होता है। उस इनर्शिया ऑफ वेलोसिटी की वजह से ये अपोजिट डायरेक्शन में यानी यहां तक पहुंचता है। तो डियर स्टूडेंट्स मीन पोजीशन से अपोजिट डायरेक्शन में ये सिर्फ इसलिए जा रहा है क्योंकि इसके अंदर कोई इनर्शियल फोर्स काम कर रहा है। तो समझने की फिर कोशिश करें हम लोग। यहां से यहां तक आया स्प्रिंग कांस्टेंट या स्प्रिंग फोर्स की वजह से, यहां से आगे जाता है ये इनर्शियल फोर्सेस की वजह से। तो जो इनर्शियल फोर्सेस का कॉन्सेप्ट था उसको मैंने इनर्शिया फैक्टर कह दिया, और जो रीस्टोरिंग कॉन्सेप्ट था, स्प्रिंग कॉन्सेप्ट था, उसको मैंने स्प्रिंग फैक्टर कह दिया। इस तरह से किसी भी ऑसिलेशन के लिए ये मेरे पास मस्ट है, नेसेसिटी है कि ये इनर्शिया फैक्टर और स्प्रिंग फैक्टर दोनों इसके अंदर होने चाहिए। तो किसी भी ऑसिलेटरी बॉडी का मास जो है वो इनर्शिया फैक्टर की तरह से काम करता है, और जो रीस्टोरिंग कांस्टेंट है वो हमारा स्प्रिंग फैक्टर की तरह से काम करता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये था। अब आगे कुछ वेरिएबल डेफिनेशंस हैं। वैसे तो ये वेरिएबल डेफिनेशन हम लोगों को पहले ही कर लेनी चाहिए थी, लेकिन
मान लीजिए चलिए पहले नहीं की, अब क्यों नहीं की उसका रीजन बड़ा सिंपल सा है, आप सब लोग जानते हो, बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हो। अब कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स कनेक्टेड विद एसएचएम। सबसे पहला है हार्मोनिक ऑसिलेटर। ए पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन इज टर्म्ड एज हार्मोनिक ऑसिलेटर। कोई भी पार्टिकल हो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में है उसे हम लोग हार्मोनिक ऑसिलेटर के नाम से जानते हैं। डिस्प्लेसमेंट, एग्जैक्टली ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है जिसके बारे में हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं, फिर दोबारा से एक डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास में रिजिड सपोर्ट है, ये पेंडुलम है और इसके ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई किया, एक्सट्रीम ये यहां तक पहुंच गया। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे सपोज ये यहां था, तो डियर स्टूडेंट्स ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसे मैं यहां डिस्प्लेसमेंट या इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानता हूं। अब डिस्प्लेसमेंट मेरा ऑलवेज मीन पोजीशन से मेजर होता है, कभी भी एक्सट्रीम से हम लोग इसको मेजर नहीं करते। एक अलग बात है कि मान लीजिए मैं इसको x कहता हूं, टोटल को a कहता हूं, तो कोई भी मैथमेटिशियन इस वाले डिस्प्लेसमेंट को a माइनस x कह देगा, वो तो एक अलग चीज हो गई। लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, उसे मीन पोजीशन से मेजर करते हैं। अब एम्पलीट्यूड की बात करते हैं, दैट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। जैसा मैंने बताया कि यहां फोर्स लगाने से ऑसिलेटरी बॉडी अगर एक्सट्रीम यहां तक पहुंची है, इसके बाद आगे नहीं जा रही है, तो मीन पोजीशन से इस पोजीशन के बीच में जो भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, उस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को a यानी कि एम्पलीट्यूड के नाम से हम लोग जानते हैं। अब एक कंप्लीट ऑसिलेशन की बात करें, देखिए कंप्लीट ऑसिलेशन मेरा मीन पोजीशन से एक्सट्रीम गया, एक्सट्रीम से मीन आया, मीन से अपोजिट डायरेक्शन एक्सट्रीम गया, अपोजिट डायरेक्शन से फर्दर मीन आया। तो चार पार्ट में मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं, 1 2 3 4। डियर स्टूडेंट्स इस कंप्लीट प्रोसेस को मैं कहता हूं वन कंप्लीट ऑसिलेशन, और वन कंप्लीट ऑसिलेशन में जो भी टाइम लगेगा उसे मैं टाइम पीरियड कैपिटल टी से डिनोट करता हूं, जो अभी ऊपर मैं निकाल के चुका हूं, कैलकुलेट करके चुका हूं मैथमेटिकली। अब अगर मैं इस टी को उल्टा कर दूं, यानी इनवर्स ऑफ टी, ये मेरा फ्रीक्वेंसी कहलाता है, और इसको मैं 1 अपॉन कैपिटल टी से डिनोट करता हूं। रेस्टोरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए यूनिट होगा वो या तो होगा सेकंड इनवर्स, या फिर आप लोग इसको लिखते हो हर्ट्ज। साइंटिस्ट हैं हर्ट्ज, जिनको ट्रिब्यूट करने के लिए जो हमारा फ्रीक्वेंसी है उसका यूनिट हम लोग हर्ट्ज देते हैं। तो पर साइकिल या हर्ट्ज दोनों ही एसआई सिस्टम की यूनिट्स हैं। तो आई होप सो आपको डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया होगा, एम्पलीट्यूड क्लियर हो गया होगा, फ्रीक्वेंसी क्लियर हो गया होगा। ये सिंपल सी क्या वेरिएबल डेफिनेशन है, आप इनको पहले से भी जानते हो। इसके बाद आता है हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। डियर स्टूडेंट्स ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, जरा इसको हम लोग समझते हैं। देखिए हमारा जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी था वो न्यू इक्वल्स टू कितना था, 1 अपॉन कैपिटल टी था। अब अगर मैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करता हूं तो सिंपल सा इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी में नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये मेरे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई न्यू या 2 पाई ओवर कैपिटल टी। इसकी अगर मैं एसआई सिस्टम की यूनिट्स की बात करूंगा तो दैट इज रेडियन पर सेकंड। भाई देखो ये 2 पाई जो है एंगल है, और एंगल को एसआई सिस्टम में मैं रेडियन से क्या करता हूं, मेजर करता हूं, अपॉन में सेकंड है, तो रेडियन पर सेकंड कह सकते हैं, रेडियन हर्ट्ज कह सकते हैं, दैट इज द कांसेप्ट। अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट कांसेप्ट जो हम लोगों का आता है वो थोड़ा आप लोगों के लिए नया हो सकता है, दैट इज फेज। अब ये फेज क्या है, फेज को मैं एनालॉगस लेना चाहूंगा पोजीशन के। डियर स्टूडेंट्स मान लीजिए आप किसी रेक्टिलिनियर मोशन में हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइम पर जो भी पोजीशन है आप उसको पोजीशन कहते हैं। बहुत सिंपल सा, पर्टिकुलर या इंस्टेंटेनियस टाइम पर कोई भी कहीं भी आप खड़े हैं तो उसको आप अपनी पोजीशन बताते हैं। जैसे आप स्कूल जा रहे थे 10:02 पे, आप सपोज पान की दुकान पे थे, तो आपकी पोजीशन कहां है, पान की दुकान। या मान लीजिए आप 10:20 पे स्कूल के जस्ट गेट पे थे, तो आपकी पोजीशन कहां है, स्कूल का गेट। पोजीशन क्लियर हो गया। अब अगर मोशन मेरा रेक्टिलिनियर या ट्रांसलेटरी न होकर के कैसा हो, सर्कुलर मोशन हो, तो सर्कुलर मोशन में पोजीशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग रिप्लेस करते हैं ओरिएंटेशन से। अब जैसे मान लीजिए मैं यहां पे खड़ा हूं, अब मेरा कोई भी सर्कुलर मोशन है, सपोज मैं डांस कर रहा हूं, ऐसे ऐसे करके गोल घूम रहा हूं, ये मैं डांस कर रहा हूं, तो पोजीशन तो मेरी वही है, जहां मेरे पैर थे उसी जगह पे खड़े हुए हैं, तो पोजीशन तो चेंज नहीं हो रही।
लेकिन मेरी ओरिएंटेशन चेंज हो रही है। ओरिएंटेशन में क्या हो रहा है, मान लीजिए इस समय मेरा फेस आपकी तरफ है, अब देखिए फेस मेरा ट्विस्ट कर गया तो ओरिएंटेशन चेंज हो गई, पोजीशन चेंज नहीं हुई, ओरिएंटेशन चेंज हुई है। अब फर्दर नई ओरिएंटेशन में मैं आ गया बस। तो इंस्टेंटेनियस ओरिएंटेशन जो होती है, जिसे हम लोग एंगल के टर्म्स में डिनोट करते हैं, दैट इज टर्म्ड एज फेस। अब एग्जाम में कैसे लिखोगे, एग्जाम में लिखने के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमने यहां पे मेंशन कर ही रखा है। द फेज ऑफ ए वाइब्रेटिंग पार्टिकल is at any instant gives the state of the particle as regard its position and the direction of motion। अब देखिए पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन दोनों को आपने जोड़ दिया तो इसी को हम लोग ओरिएंटेशन कह देते हैं, जो मैंने अभी कहा ना ओरिएंटेशन। तो पोजीशन के साथ साथ अगर मैं डायरेक्शन को भी ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया, ओरिएंटेशन हो गया। तो बेसिकली फेज जो है वो इंस्टेंटेनियस ओरिएंटेशन है। अब इसमें इनिशियल फेज, फाइनल फेज, पर्टिकुलर टाइम पर फेज, ये सब हमारा हो सकता है। अब ये जो फेज है ये हमारा आर्गुमेंट होगा साइन या कॉस का ऑलवेज, क्योंकि एंगल है तो एंगल की वैसे तो कुछ हमें मिलता नहीं, लेकिन एंगल को अगर मैं इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस लिखता हूं तो फिर कहीं ना कहीं मुझे मिल जाता है। या मैं ये कह सकता हूं कि फेज और पोजीशन के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको मैं यहां से डिनोट कर सकता हूं, x equals to a cos omega t plus phi naught। देखिए ओमेगा t plus phi naught ये तो कंप्लीट फेज है और phi naught जो है वो इनिशियल फेज है। अब ये इनिशियल फेज को फिर हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहेंगे। देखिए इनिशियल फेज क्या है, मैं अगले वाला डायग्राम ही कंसीडर कर लेता हूं, उसके बेसिस पे ही आपको एक्सप्लेन करता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड एसएचएम। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की हेल्प से हम लोग एसएचएम को समझने की कोशिश करेंगे और फेज को भी यहीं से समझने की कोशिश करेंगे। ये दो डायग्राम मैं यहाँ पे एट अ टाइम कंसीडर कर लेता हूं जो आपके सामने है अभी। देखो बच्चों, इन दोनों ही डायग्राम में एक तो सबसे पहले आपको ये कंसीडर करना है कि जो मेरा एंगुलर वेलोसिटी है या जो मोशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। ऊपर वाले में भी एंटी क्लॉकवाइज है और इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज है। दूसरा, मेरा जो मोशन शुरू हो रहा है वो एक्सट्रीम एंड से शुरू हो रहा है तो मैं कॉस की इक्वेशन बनाऊंगा। अगर मोशन मेरा ओरिजिन से शुरू हो रहा होता तो मैं साइन की इक्वेशन बनाता। अब जरा देखिए, यहां से मान लीजिए मोशन शुरू होता है तो फाई नॉट की वैल्यू हो गई 0। इसका मतलब जहां मेरी इनिशियल पोजीशन है या इनिशियल ओरिएंटेशन है, सपोज इनिशियल ओरिएंटेशन मेरी आपके सामने है, ये मेरी इनिशियल ओरिएंटेशन है। अब मैं यहीं से अगर अपना मोशन शुरू करता हूं, वो भी कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, तो मेरा जो इनिशियल फेज है फाई नॉट वो 0 होगा। भाई जहां से शुरू होना चाहिए था वहीं से शुरू हो रहा है तो इनिशियल फेज क्या हो गया, 0 हो गया। अब इनिशियल फेज 0, थोड़ी देर में मान लीजिए मैं यहां पहुंच गया एंटी क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री में ट्विस्ट कर गया, यानी अब मेरा जो फाइनल फेज है वो 90 डिग्री हो गया। ये तो हो गया पहला कॉन्सेप्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां इनिशियल फेज 0 और फाइनल फेज मेरा थीटा यानी ओमेगा टी के बराबर है। अगर मैं इस पूरे आर्गुमेंट को लिखने की कोशिश करता हूं तो मैं यहां लिख सकता हूं थीटा इज इक्वल्स टू क्या जी, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। परपेंडिकुलर क्या है, वाई एक्सिस है, और बेस क्या है, एक्स एक्सिस है। ये तो हो गया मेरा टेन के टर्म्स में। लेकिन इसी थीटा को मैं इन टर्म्स ऑफ रेडियस लिख सकता हूं। रेडियस क्या है, यहां पे एम्पलीट्यूड ए के बराबर है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, और नीचे क्या है, एक्स है। तो बेस अपॉन हाइपो ये लिख सकता हूं, बेस अपॉन व्हाट, हाइपो। डियर स्टूडेंट्स, अब अगर जरा मैं इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसे कॉस थीटा, बिकॉज ऑफ बेस अपॉन हाइपो किस में आता है, कॉस में आता है। यहां से एक्स को डिनोट कर सकता हूं मैं क्या, ए कॉस थीटा। ये मेरे पास इक्वेशन है, और नो डाउट मैंने इस कॉस थीटा को ही लिखा था ओमेगा टी। ये ओमेगा टी तब लिखा था जब मैं यहां ओरिजिनल से ही चल रहा था या मेरा इनिशियल फेज 0 था। अब मान लीजिए मैं यहां ओरिजिन से न चल के पहले इतनी डिस्टेंस चल चुका हूं, ए से इस पोजीशन से चलना शुरू करता हूं, इस पोजीशन से चलना शुरू करता हूं, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूं, जिधर चल रहा हूं उसी डायरेक्शन में पहले से कुछ चल चुका हूं। तो अब मैं इस ओमेगा टी को डिनोट करूंगा x इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, बिकॉज ऑफ ये फाई नॉट इनिशियल फेज है, इतना फेज ऑलरेडी ये ट्रेवल कर चुका है। तो आई होप सो इनिशियल फेज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा।
तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत भी नहीं है डियर स्टूडेंट्स। जनरली हमारा इनिशियल फेज 0 होता है जनरली, लेकिन अगर मान लीजिए इनिशियल फेज 0 नहीं है तो ऐसी स्थिति में हमें प्लस और माइनस के साइन का कंसीडरेशन यहां पे और एक बार देख लेना चाहिए, जो थोड़ा सा फर्क कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए मैं यहां से चलना शुरू करता, चल रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज और मैं यहां से चल रहा हूं और ये मेरे पास एंगल जो है सपोज वो φ1 है, तो मेरा इनिशियल फेज यहां पे नेगेटिव φ1 होता। अब मैं इसको लिखता x इक्वल्स टू a cos ओमेगा t माइनस का φ1। तो देखिए जहां से चलना चाहिए था वहां से पहले से अगर मैं चल रहा हूं, उसके बाद ओरिजिन पे पहुंचता हूं, ओरिजिन के बाद आगे बढ़ता हूं, तो ऐसी स्थिति में माइनस का φ1, और जहां से मुझे चलना चाहिए था वहां से मैं चल के उसके बाद किसी पॉइंट से मैं चल रहा हूं, तो दैट इज प्लस का φ0। तो ये दोनों ही प्लस और माइनस के कॉन्सेप्ट आ गए होंगे। एक बात ध्यान रखें, पहली बात एंटी क्लॉकवाइज मोशन है, दूसरी बात एक्सट्रीम से मोशन है यानी कॉस की इक्वेशन है। तब मैंने ये साइन कन्वेंशन आपको दिया है कि कब प्लस का φ0 आपने लेना है और कब माइनस का φ1 आपने लेना है। तो इनिशियल फेज ओरिजिन के रेस्पेक्ट में होता है ऑलवेज, और इस पर्टिकुलर केस में हम लोग ओरिजिन अपना कंसीडर कर रहे हैं एक्सट्रीम पोजीशन से। तो डियर स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट जितना भी था मैंने सारा आपको समझा दिया, लिख दिया, इक्वेशन की भी बात बता दी, ओमेगा टी प्लस φ0 फेज बताया मैंने, दैट इज फाइनल फेज, और φ0 जो है वो इनिशियल फेज है जिसको मैं एपोच के नाम से भी जानता हूं। इसके बाद अब हम एक लीनियर कॉम्बिनेशन की बात करें। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले एक बार डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड साइन फंक्शन कॉस साइन फंक्शन लाइक, यहां पे a sin ओमेगा t है, b cos ओमेगा t है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। बस ये बात मुझे यहां पे बतानी है। अब क्यों रिप्रेजेंट करेगा ऐसा हम लोग पहले प्रूव कर चुके हैं, तो इसे दोबारा से प्रूव करने की जरूरत नहीं है। बाकी चाहे तो दे सकते हैं यहां से, लेकिन दोबारा से जरूरत नहीं है। एक्सप्रेशन फॉर SHM कैसे निकालेंगे देखिए, अब यहां दे रखा है तो एक बार समझ ही लेते हैं। x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t, मैंने यहां dx निकाला यानी इसको डिफरेंशिएट किया। sin ओमेगा t का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा t, ओमेगा t का डिफरेंशिएशन ओमेगा। इसी तरह से जो मेरा दूसरा इसका पार्ट था b cos ओमेगा t, b cos ओमेगा t की अगर मैं बात करूंगा तो b तो यहां पे एम्पलीट्यूड है, कांस्टेंट रहेगा एज इट इज आ गया। cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन माइनस का sin ओमेगा t, और ओमेगा t में मैं फर्दर डिफरेंशिएशन की बात करता हूं तो ओमेगा इस तरह से मेरे को मिल गया, ओमेगा a cos ओमेगा t माइनस ओमेगा b sin ओमेगा t। अगेन मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं क्योंकि अब मुझे एक्सीलरेशन निकालना है। एक्सीलरेशन क्या होता है, d2x ओवर dt स्क्वायर होता है। एक्सीलरेशन को स्मॉल a से डिनोट करूंगा और एम्पलीट्यूड को कैपिटल A से डिनोट करूंगा। देखिए ओमेगा a cos ओमेगा t, cos ओमेगा t का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं दैट इज माइनस का sin ओमेगा t। ये फॉर्मूला है बच्चों, डायरेक्ट हम याद करेंगे इसे। ओमेगा t का डिफरेंशिएशन करता हूं तो एक ओमेगा और आएगा तो ये ओमेगा स्क्वायर हो गया। बिल्कुल इसी तरह से ये माइनस का साइन अपनी जगह पे है ही। ओमेगा b sin ओमेगा t, b तो कांस्टेंट है, sin ओमेगा t का मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो प्लस का cos ओमेगा t होगा, cos ओमेगा t। ओमेगा t का डिफरेंशिएशन करूंगा तो एक ओमेगा और आएगा, इस तरह से ये ओमेगा स्क्वायर हो गया। यहां से मैं ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं। इस तरह से d2x ओवर dt स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर x। क्यों? क्योंकि ये जो मेरे पास ब्रैकेट है फर्दर जो इनिशियल मैंने टर्म लिया था उसी के बराबर है। तो मैंने ये प्रूव भी कर दिया कि अगर मेरे पास साइन और कॉस फंक्शन का कोई एडिशन है तो वो भी मेरा सिंपल हार्मोनिक मोशन को ही शो करेगा। यहां से एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं वैल्यू निकालना चाहता हूं तो सिंपल से दो मैनिपुलेशन करता हूं। a की जगह पे मैं a cos phi डालता हूं, b की जगह पे a sin phi डालता हूं। जैसे ही मैं डालता हूं मुझे यहां एक आइडेंटिटी मिल जाती है sin a cos b cos a sin b, तो ये मेरे को देता है sin a plus b का कांसेप्ट। तो मुझे फाइनल इक्वेशन मिल जाती है x equals to a sin ओमेगा t plus phi।
इस तरह से मैं यहां दो फंक्शंस साइन और कॉस के एडिशन को भी प्रूव कर पाया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन ही होता है, या सिंपल हार्मोनिक मोशन दो अलग अलग फंक्शन के सम से भी हमें मिल सकता है। डियर स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहेंगे, इन्हीं चीजों को थोड़ा आगे और कैरिड आउट करना चाहेंगे। फेज रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, सारी चीजें घूम घूम करके वही आएंगी, कुछ भी नया आपको नहीं आने वाला, वही डिफरेंशिएशन बार बार हम लोग करेंगे। और हमारे नोट्स की एक खासियत और है कि हमने यहाँ पे कॉस की इक्वेशन को इफेक्ट में ले रखा है। कोई बुक साइन की इक्वेशन को भी इफेक्ट में ले सकती है। तो बच्चों, अगर हमने कॉस यानी एक्सट्रीम एंड से अपनी मोशन को शुरू कर रखा है तो कॉस की इक्वेशन लेते हैं, और अगर ओरिजिन से शुरू कर रखा है तो साइन की इक्वेशन लेते हैं। तो इसमें हिप्नोटाइज नहीं होना। हमने अगर यहाँ सारे नोट्स में कॉस की इक्वेशन से शुरुआत की है तो कोई बुक साइन की इक्वेशन से भी शुरू कर सकती है। देखते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स। सबसे पहले ए कॉस ओमेगा टी एक्स टी के बराबर, ये कहां से आया? बहुत फेबुलस सा डायग्राम, वही एंटी क्लॉकवाइज मोशन आपने लिया, यहां पे एक्स ले लिया, यहां पे ये वाई ले लिया, इस पर्टिकुलर जगह पे आप पहुंच गए ओरिजिन से चलते हुए। ये वाला एंगल आपका ओमेगा टी है या थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, वाई की वैल्यू हो गई, ये बेस है, एक्स हो गया, ये मेरे पास एम्पलीट्यूड है जो इस सर्कल की रेडियस है। अब यहां से मैं सिंपल सा देखता हूं, x अपॉन ए इक्वल्स टू कॉस थीटा, या मैं इसको लिख सकता हूं x इक्वल्स टू ए कॉस थीटा की जगह पे ओमेगा टी, वही मैंने यहां पे लिखा है। व्हाट अबाउट द टी? ये सारा का सारा जो सिनेरियो है वो टाइम का वेरिएबल है, टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, इसलिए मैं यहां ब्रैकेट में टी लिख देता हूं। यानी अब मैं इस इक्वेशन को टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकता हूं, सीधी सी बात है, क्योंकि मुझे यहां से पता लग गया कि x इज अ वेरिएबल ऑफ टी। डियर स्टूडेंट्स, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट देखिए x एक्सिस पे चला गया डिस्टेंस। यहां से मैं y एक्सिस की भी बात कर सकता हूं। अगर कोई मैं y एक्सिस की बात करता है तो ये क्या हो जाएगा? a sin ओमेगा t हो जाएगा बच्चों, जैसा मैंने अभी बताया था। तो इट डिपेंड्स ऑन मैं किसके टर्म्स में इक्वेशन ले रहा हूं। वेलोसिटी की बात करता हूं तो एक बार इसको डिफरेंशिएट करना होगा। डिफरेंशिएट करेंगे तो cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस का sin ओमेगा टी, a यहां पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहेगा। ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करूंगा मैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो ओमेगा आएगा, वो वाला ओमेगा ये रहा। इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूं ओमेगा a cos ओमेगा t प्लस पाई बाई 2। मजेदार सी बात डियर स्टूडेंट्स, मुझे कंपेयर करना है बेसिकली वेलोसिटी की इक्वेशन को डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन से कंपेयर करना है। तो कंपैरिजन में मेरे को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करना ही होगा, और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहेगा कि भैया या तो दोनों फंक्शन मेरे कॉस के हो या तो दोनों साइन के हो। अब यहां नीचे साइन आ रहा है, ऊपर कॉस आ रहा है, तो मैं अगेन ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी यूज करते हुए इस साइन के फंक्शन को कॉस में कन्वर्ट करता हूं। माइनस के साइन को मेरे को खत्म करना है, क्यों करना है कि ऊपर मेरे पास माइनस नहीं है, साइन को मुझे कॉस में कन्वर्ट करना है। तो मेरे पास सॉल्यूशन क्या है? मैं सिंपल सा इसे लिखता हूं कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो कॉस थीटा प्लस पाई बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? माइनस साइन थीटा। ऐसा हम लोग 9th या 10th में पढ़ के आए हैं, तो उसी को मैंने यहां यूज किया है। अब मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूं, ये भी कॉस है, ये भी कॉस है, यहां पे ओमेगा टी है, यहां पे ओमेगा टी है, लेकिन इसमें प्लस का पाई बाई 2 है, यानी कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस होगा। अब मैं एक्सेलरेशन की बात करता हूं। जो मेरे पास वेलोसिटी की इक्वेशन आई थी, इस वेलोसिटी की इक्वेशन को मैं फर्दर डिफरेंशिएट करता हूं विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो डियर स्टूडेंट्स, a इज अ वेरिएबल ऑफ t, दैट इज dv ओवर dt। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन प्लस का कॉस ओमेगा टी, तो ये कॉस ओमेगा टी, a मेरा कांस्टेंट है, एज इट इज आ गया। ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करूंगा तो एक ओमेगा आएगा, उस ओमेगा को मैंने यहां मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा स्क्वायर हो गया। डियर स्टूडेंट्स, अगेन मुझे कंपेयर करना है इस पहली इक्वेशन से ही,
तो पहली इक्वेशन में और एक्सीलरेशन की इक्वेशन में बस एक ये माइनस के साइन का अंतर आ रहा है। इस माइनस के साइन को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए मैंने प्लस का पाई यहां पे लिख दिया, तो जो माइनस का साइन था वो यहां से डिसअपीयर हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स, ये कब मेरे को पाई जोड़ना है, कब मेरे को पाई बाई 2 जोड़ना है, कब मेरे को माइनस पाई बाई 2 करना है, ये सब बातें हम लोग 10th में पढ़ के आए हैं। फंडा वही है कि मुझे दो इक्वेशंस को कंपेयर करना है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मेरा ये कहता है कि या तो दोनों कॉस के फंक्शन हो, या तो दोनों साइन के फंक्शन हो, या तो दोनों पॉजिटिव हो, या तो दोनों नेगेटिव हो। बिकॉज ऑफ मैं यहां सिर्फ और सिर्फ फेज को कंपेयर करना चाह रहा हूं। यहां इनिशियल फेज 0 है, यहां इनिशियल फेज पाई बाई 2 है, यहां इनिशियल फेज पाई है। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में एक्सीलरेशन की बात करता हूं तो पाई का फेज डिफरेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में अगर मैं वेलोसिटी की बात करता हूं तो पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस होता है। और ज्यादा क्लियर अभी अगले डायग्राम से होगा। ये मैथमेटिकली मैंने निकालने की कोशिश की है। ये देखिए फेज डिफरेंस को कैसे हम लोग डिनोट करते हैं वेव डायग्राम के ऊपर, ये जरा हम लोग समझते हैं। देखिए कॉस की इक्वेशन हमने कंसीडर की थी, तो पॉजिटिव एंड से शुरुआत हुई, हमने पूरी वेव बना दी, इसमें कुछ भी सोचने समझने की जरूरत नहीं थी। अब वेलोसिटी जो थी वो मेरी प्लस का पाई बाई 2 फेज डिफरेंस लिए हुए थी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से यहां तक फेज डिफरेंस हो गया पाई बाई 2 का। अब प्लस का पाई बाई 2 है, तो मेरी ओरिजिन से शुरू हुई और नीचे की तरफ शुरू हुई, ये वेव आ गई। अब मैं फर्स्ट के रेस्पेक्ट में थर्ड की बात करता हूं एक्सीलरेशन की। इसके और इसके बीच में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस था। आपको याद होगा अभी आ रहा था ओमेगा टी प्लस का पाई, याद आ गया? या और नॉर्मल तरीका ए इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी आया था, और एक्सेलरेशन जो आया था वो माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी आया था। डियर स्टूडेंट्स, ये ओमेगा स्क्वायर तो कहीं ना कहीं एम्पलीट्यूड के साथ आ रहा है, लेकिन साइन की बात करता हूं तो यहां पॉजिटिव है और यहां नेगेटिव है। इस बात को हम यहां से देखेंगे। पॉजिटिव है तो देखिए हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन से शुरू हो रहा है, और नेगेटिव है तो नेगेटिव डायरेक्शन से शुरू हो रहा है। सिर्फ इतनी सी बात। एम्पलीट्यूड यहां पे अगर प्लस का ए है तो यहां एम्पलीट्यूड माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए है। तो यहां से एम्पलीट्यूड का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको। यहां से फेज मेरा 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है वो भी क्लियर हो गया। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है वो भी मेरे को क्लियर हो गया। दैट इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू फेज इन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब कोई बच्चा यहां ऐसा सोच सकता है ये सारी चीजें हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? देखो बेटा, इन सब का प्रैक्टिकल यूज है। अभी समझ नहीं आएगा बिकॉज ऑफ बिगिनिंग है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ट्वेल्थ पास करते करते आपको इन सब का प्रैक्टिकल यूज समझ में आ जाएगा। इसलिए जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं अभी आप उसको एज इट इज पढ़ते रहिए। ये टेबुलर फॉर्म में हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि भैया देखो, जहां पे मेरा 0 होगा डिस्प्लेसमेंट, वहां पे वेलोसिटी माइनस डायरेक्शन में मैक्सिमम होगी, और वहां अगेन एक्सीलरेशन 0 होगा। 0 की डायरेक्शन देना तो बेकार है। जहां मेरा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में मैक्सिमम होगा वहां मेरी वेलोसिटी 0 होगी और एक्सीलरेशन पॉजिटिव में मैक्सिमम होगा। इस चीज को मैं एक दूसरे डायग्राम की फॉर्म पे समझाने की आपको कोशिश करूंगा, जहां प्रैक्टिकल यूज की बात करेंगे हम लोग। देखिए प्रैक्टिकल यूज में मैंने सिंपल पेंडुलम बार-बार एग्जांपल के अंदर लिया है। ये बच्चों सबसे अच्छा एग्जांपल है। वैसे तो कोई भी ऑसिलेटिंग बॉडी हो, आगे हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारी ऑसिलेटिंग बॉडी। ये जरा देखिए, ये मेरा सिंपल पेंडुलम है, ठीक है। मैंने एक्सट्रीम एंड से इसके मोशन को कंसीडर किया, कॉस की इक्वेशन ले रखी है। अब जरा देखिए, यहां पर मैं यहां से मोशन शुरू कर रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट मेरा 0 है, दैट इज द पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0 है। एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सट्रीम पोजीशन से मेरा मोशन शुरू हो रहा है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट मेरा मैक्सिमम है। एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट मेरा मैक्सिमम है। ए एक्स इक्वल टू यहां पे ए है, एम्पलीट्यूड के बराबर है।
फिर देख लीजिए, मोशन मेरा यहां से शुरू हो रहा है तो मैं यहां वेलोसिटी 0 कह रहा हूं, जो अपने आप में बिल्कुल ठीक है, वेलोसिटी मेरी 0 है। देखिए जरा, वेलोसिटी 0 है, लेकिन एक्सट्रीम एंड पे जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम है और एम्पलीट्यूड के बराबर है। मैंने पहले भी बताया था आपको कि कोई भी इक्वेशन हो, कुछ भी हो, आपको डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन पोजीशन से ही मेजर करना है। अब मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट यहां पे कितना हो गया, a के बराबर हो गया। वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। अब जरा एक्सीलरेशन की बात कीजिए। डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव है, आप मीन पोजीशन से आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहे हैं, दैट इज पॉजिटिव। लेकिन उस समय इसके वापस आने की टेंडेंसी है, ये वापस आना चाहता है, या मैं ये कहूंगा यहां से ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। एक्सेलरेशन इसका नेगेटिव में है, बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन दोनों के बीच में डायरेक्शन अपोजिट है। डिस्प्लेसमेंट को मैं बाहर की तरफ मेजर कर रहा हूं, जबकि एक्सेलरेशन मेरा अंदर की तरफ लग रहा है, टुवर्ड्स सेंटर लग रहा है, इसलिए मेरा ये नेगेटिव है। इसी चीज को मैंने टेबुलर फॉर्म में लिखा है। यहां पे t इक्वल्स टू 0 है, यहां से शुरुआत की है हमने, तो t इक्वल्स टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट x के बराबर है, वेलोसिटी 0 के बराबर है, और एक्सेलरेशन मेरा मैक्सिमम नेगेटिव डायरेक्शन में है। इसी तरह से मैं डिफरेंट ओरिएंटेशंस पे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशनशिप दे सकता हूं इस ग्राफ की हेल्प से। आप एक बार इस ग्राफ को रीड करेंगे और रीड करने के बाद में जो नीचे टेबल दे रखी है, इस टेबल की हेल्प से आप लोग इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अब जरा हम लोग वेलोसिटी की बात करें डियर स्टूडेंट्स। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वेलोसिटी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही देना चाहेंगे। आज की क्लास में इतना काफी कुछ है। मैथमेटिकली वेलोसिटी निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करना होता है इन टर्म्स ऑफ टाइम। वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे इन टर्म्स ऑफ टाइम तो आपको एक्सीलरेशन मिल जाएगा। अब वेलोसिटी इन एसएचएम मैथमेटिकली तो मैं आपको बता चुका हूं, ये सारा निकल के आया। माइनस का साइन क्या इंडिकेट करता है मैंने पहले भी बता दिया। यहां आगे हमने प्लेस भी कर रखा है। बाकी ये जो चीजें हैं थोड़ी बहुत ऑल्टरेशन के साथ में, डायग्राम के साथ में, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ना पसंद करेंगे। थैंक्स अ लॉट।